जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने बायोलॉजी के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेस। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। परिवहन में अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार से पौधों में परिवहन होता है और अपने आवश्यकता के लिए जो उनको नीड होता है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, उनको किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और किन किन टिश्यूज़ ऊतकों द्वारा कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं जिनके द्वारा जल, फूड सब्सटेंसेज उनके अदर पार्ट्स में यानी इवरी पार्ट्स में किस प्रकार से पहुंचते हैं। उसके बाद कल हमारा जो न्यू टॉपिक था कि जंतुओं में परिवहन दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि इनमें उच्च श्रेणी के जंतुओं में कुछ परिवहन तंत्र होते हैं जो कि निश्चित होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा आता है रक्त, ब्लड, हार्ट दैट मीन्स हृदय, और रक्त वाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल्स। ये तीनों मिलकर एक परिवहन का निर्माण करते हैं जिसे रक्त परिवहन कहा जाता है। साथ साथ मैंने ये भी बताया था नोट में, इसके अतिरिक्त इनमें एक लसिका तंत्र भी पाया जाता है दैट मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम। ये था कल का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जैसा कि हम लोग कल आपको बताया था रक्त परिवहन तंत्र दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, या बताया था आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो इसमें तीन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, रक्त दैट मीन्स ब्लड, जिसके बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। रक्त पढ़ेंगे, रक्त का संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। जनरल हमारे यहाँ तो सीधे बताया जाता है कि हम लोग देखते हैं ब्लड, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ब्लड में क्या क्या होता है या उसकी संरचना कैसी होती है। तो चलिए बिना देरी किए आज हम लोग अपने टॉपिक रक्त के बारे में चर्चा करते हैं। ब्लड होता क्या है। ब्लड एक तरल पदार्थ, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है लाल रंग का, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में रक्त ऑक्सीजन से संजोग कर उसे लेकर पूरे शरीर में दौड़ाता है। जब वो पूर्णतः ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा देता है, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर उसके साथ संजोग करके फिर उसे लाकर फेफड़े में छोड़ता है और फिर नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी हमारे शरीर के संचरण के लिए रक्त परिवहन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें रक्त जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नज़र डालते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं हमारे इस टॉपिक रक्त की, ब्लड की। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है रक्त, ब्लड। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसीलिए यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। इंग्लिश में जब लिखेंगे तो ब्लड इज थिक एल्काइन फ्लूइड pH 7.4 of red color that flow in the heart and blood vessels. It binds all the tissues of the body during its flow, hence it is called fluid connected tissues. रक्त जो होता है वो तरल गाढ़ा क्षारीय पदार्थ जिसका pH मान 7.4 होता है। आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ए pH मान ऑफ ब्लड, तो 7.4 याद रखिएगा। ये कहाँ पर, ये हमारे हृदय और हमारे धमनियों में बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है, जिससे ये क्या करता है कि शरीर के जितने भी अंग हैं सबको एक साथ जोड़ता है, संयोजन करता है, कनेक्ट करता है। इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। आपका एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि तरल संयोजी ऊतक किसे कहा जाता है। दैट मीन्स फ्लूइड कनेक्टिव व्हाट इज ए, या हुज फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यूज। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे ब्लड और टिक लगा देंगे। तो दो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव यही हैं। तो ये हमारा रक्त हो गया कि रक्त एक तरल गाढ़ा क्षारीय पदार्थ है जिसका pH मान 7.4 होता है। यह हृदय तथा हमारे रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, यानी ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होते रहता है, और ये पूरे शरीर के अंगों को एक साथ जोड़ता है।
यानी एक परिवहन का निर्माण करता है। मान के चले हमारा सिर और पैर, यहां से लेकर पैर तक यानी सिर से लेकर पैर तक क्या होता है कि सिर से लेकर पैर तक ब्लड सर्कुलेट होता है, परिसंचरित होता है, यानी एक चक्र बनता है जिसे हम परिवहन कह सकते हैं, परिवहन तंत्र कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रक्त की संरचना, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। तो रक्त की दो मुख्य अवयव होते हैं, यानी मेनली टू कंपोनेंट्स इन ब्लड। फर्स्ट होता है लिक्विड पार्ट एंड सेकेंड होता है सॉलिड पार्ट। फर्स्ट जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। ये पूरे रक्त का 55% होता है, यानी प्लाज्मा जो है पूरे रक्त का, यानी रक्त के दो भाग मुख्यतः होते हैं, एक होता है तरल भाग, दूसरा होता है ठोस भाग, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। तो पहले वाले तरल भाग में मुख्यतः प्लाज्मा पाया जाता है जो 55% होता है, बाकी ठोस भाग 45%। रक्त मान लेते हैं 100% जिसमें 55% प्लाज्मा हो गया, तो बाकी ठोस भाग सॉलिड पार्ट जो है वो 45% होता है। तो पहले हमारे तरल भाग में प्लाज्मा होता है, लेकिन दूसरे हमारे ठोस भाग में पाए जाते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं रक्त पट्टिकाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। यानी इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा ठोस भाग होता है, जिसमें 3 तरह के कण पाए जाते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पट्टिकाणु, जिसे ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना प्लाज्मा। प्लाज्मा पढ़ने के बाद पढ़ेंगे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं प्लाज्मा की ओर। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रक्त की संरचना, जिसमें हमारा पहला भाग जो है वो तरल भाग, दैट मीन्स लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा। तो हम लोग अपने पहले भाग के बारे में अब विस्तृत जानकारी लेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा एक गाढ़ा पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है वो गाढ़े पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है, जो कि आयतन के हिसाब से रक्त का कुल 55% भाग होता है। यानी यदि 100% रक्त है तो उसमें 55% प्लाज्मा होता है, जिसमें लगभग 90% जल पाया जाता है और बाकी 10% में सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं। अभी कोरोना का सीजन जब चल रहा था तो आप लोग सुने होंगे या टीवी चैनल पे न्यूज़ देखे होंगे कि ट्रीटमेंट हो रहा था, तो आप लोग सुने होंगे कि प्लाज्मा चेंज कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि जो कोरोना पेशेंट रहते थे उनकी रिकवरी हो जाती थी। यानी किसी स्वस्थ आदमी का प्लाज्मा निकालकर उस कोरोना जिसको हुआ है उस आदमी को चढ़ाया जाता था, जिससे क्या होता था बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती थी। आप लोग न्यूज़ पे सुने होंगे कि प्लाज्मा चेंज करके कोरोना मरीजों को ठीक किया जा रहा है, तो यही प्लाज्मा होता था। हम लोग सिर्फ ब्लड अभी तक आप लोग सुने होंगे, आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारे खून का 55% भाग होता है, जो कि तरल गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को ब्लड की कमी हो गई या प्लेटलेट्स की, आगे पढ़ेंगे रक्त पट्टिकाणु जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में
प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है, जिससे रिकवरी जल्दी होती है। अब देखिए, इसमें 90% जल होता है और बाकी में अन्य पदार्थ होते हैं। इसके मुख्य प्रोटीन में फेब्रिजन, थ्रोम्बोबिन तथा हिपेरिन पाए जाते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग नज़र बोर्ड पे डालते हैं। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजेन, प्रोथोबिन तथा हिपेरिन प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन है। इट इज ए पेल येलो स्टिकी फ्लूइड विच इज द 55% ऑफ होल ब्लड बाई वॉल्यूम। प्लाज्मा इज अबाउट 55% वाटर, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया हूँ मैं, 90% वाटर, 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% inorganic salts, 0.18% glucose, 0.5% fat, and the rest other organic matter. Fibrinogen, प्रोथोबिन and the heparin are the proteins present in plasma. तो प्लाज्मा जो होता है वो 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, साल्ट्स होते हैं, साथ साथ 0.18% ग्लूकोज और 0.5% फैट होता है। तो ये एक प्रकार का पूरा पावर जो होता है इसी में होता है। क्या होता है? पावर जो होता है हमारे प्लाज्मा में ही होता है। यानी हमारे शरीर को जो भी नीडेड होती है, जो ज़रूरत होती है, उसके सारे अवयव जो होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो प्लाज्मा के पास होते हैं। ये हमारे ब्लड में ही पाया जाता है। अब चलिए, ये तो हमारा पहला भाग था। हमने प्लाज्मा समझ लिया कि प्लाज्मा होता क्या है और प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा हमारा है रक्त कोशिकाएं। पहला भाग तरल भाग था प्लाज्मा, दूसरा भाग है रक्त कोशिकाएं। तो ये जो आयतन के हिसाब से हैं, तो 55 निकाल दीजिए 100 में से, तो ये कितने बचेंगे? 45%। तो आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त का करीब 45% भाग हैं। ब्लड सेल्स अकाउंट फॉर अबाउट 45% ऑफ टोटल ब्लड बाई वॉल्यूम। यानी आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो 45% होती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रक्त कोशिकाओं के बारे में, तो इसको नोट कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं अभी रक्त की संरचना, जिसमें हम लोगों ने पहला अपना पॉइंट जो है प्लाज्मा क्लियर कर लिया है। दूसरा हमारा है रक्त कोशिकाएं, जिसका हम लोग पहला भाग पढ़ेंगे। रक्त कोशिकाओं में 3 भाग आप लोगों को जब मैं रक्त की संरचना लिखवाया हूँ, वहाँ पर देखिएगा ठोस भाग ब्रैकेट में लिखा गया है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पट्टिकाणु। तो जिसमें हमारा पहला जो है यानी रक्त कोशिकाओं में पहला लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को प्रत्येक भाग तक पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़ा में वापस लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी
जैसे ही हम श्वसन के लिए सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है। फेफड़े द्वारा हमारे ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सो हीमोग्लोबिन जो है रक्त के माध्यम से, रक्त के परिसंचरण से या रक्त के परिवहन से ऑक्सो हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में पहुंचता है। और जैसे ही हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में पहुंचता है तो फिर कार्बन उत्पन्न हो जाता है, और ऑक्सीजन के साथ कार्बन अभिक्रिया करके, संयोग करके, कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है, और पुनः रक्त परिवहन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ हमारे फेफड़े में आता है और फिर नाक के दूसरे छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है। जब मैंने आपको नाक पढ़ा रहा था, नोजेस पढ़ा रहा था, मैं जब आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि किस प्रकार से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर पूरे शरीर में पहुंचता है, और पुनः वापिस होकर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े में आता है और बाहर निकलता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं, उसके बाद फिर से मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा। हमारा रक्त कोशिकाओं का पहला पॉइंट है लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हमारा रक्त का लाल, जो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां भी बन गया कि किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है, तो हम ऑप्शन देखेंगे हीमोग्लोबिन और तुरंत टिक लगा देंगे। यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन करने से होता है। यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोग कर जाएगा, इतनी उसकी क्षमता होती है, इतना उसके पास पावर होता है। इसी कारण इसे ऑक्सीजन वाहक कहा जाता है। तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ऑक्सीजन वाहक किसे कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन वाहक किसे कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन, हु इज द ऑक्सीजन कैरियर। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे हीमोग्लोबिन और मार देंगे। लाल रक्त कोशिकाओं शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का कार्य करती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाकर रक्त परिवहन द्वारा ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है, तथा इसके उपरांत यानी जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग कर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त संचरण द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स। द कलर ऑफ ब्लड appear red color because of the hemoglobin. One molecule of hemoglobin has the ability to combine with 4 molecules of oxygen. That is why it is called oxygen carrier. Red blood cells transport respiratory gases in the body. Hemoglobin combined with oxygen form a temporary compound. Oxyhemoglobin transports oxygen throughout the body through blood transport, and then CO2 combine with hemoglobin to form carboxyl hemoglobin which reaches the lungs through blood circulation. यानी कहने का मतलब है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर के जो श्वसनीय गैस होती हैं उनका परिवहन करती हैं। यानी हमारे रक्त में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वो हीमोग्लोबिन हमारे श्वसन द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको पूरे शरीर के हर भाग में पहुंचाता है। यही कारण है कि इसे ऑक्सीजन वाहक कहा जाता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन कैरियर कहा जाता है। और इसी के कारण हमारे रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ये सबसे पहले ऑक्सीजन से संयोग करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, और जब
इस कार्य में चलते चलते कार्बन उत्पन्न हो जाता है। हमारे शरीर में सब कुछ है, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन से संयोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है, पुनः उसे रिटर्न करता है और हमारे फेफड़े में लाकर पटक देता है। और फिर जिस सांस में हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया था वो दूसरी नली द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो है हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन वाहक है, यानी हमारे श्वसन गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद आपके 2 पॉइंट और हैं, इसको जल्दी मैं निपटा देता हूं, तो इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। हम लोग रक्त पढ़ रहे हैं, रक्त की संरचना पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला भाग प्लाज्मा पढ़ा, दूसरा रक्त कोशिकाएं पढ़े। रक्त कोशिकाओं का पहला पॉइंट ए यानी पढ़े लाल रक्त कोशिकाएं। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक क्लियरिटी हो गई होगी। अब चलिए हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वाइट ब्लड सेल, दैट मीन्स श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये जो होता है अनियमित न्यूक्लियस रचनाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका कोई रंग भी नहीं होता है, ये कलरलेस होती हैं। और हमारे रोगों से लड़ने की सबसे अधिक क्षमता जो होती है ये इनमें होती है। आप लोग जब ब्लड चेक कराएंगे ना, तो आप लोगों को देखिएगा ब्लड चेक में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरपी, ये आप लोगों को 3 चीज़ें हमेशा ही आपके ब्लड चेक में दिखाया जाता है। आप लोग ब्लड चेक का जो आप लोगों को रसीद मिलती है, जो आप लोगों को रिपोर्ट मिलती है, तो रिपोर्ट में देखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरपी, ये तीनों चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड रेड प्लेटलेट, सॉरी बीपी लिखा जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स ये जो होती हैं। तो हमने आरबीसी तो पढ़ लिया, रेड ब्लड सेल, अब पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं, इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होती हैं और इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती है। यदि आरबीसी 100 है तो ये सिर्फ 4 से 10 होंगी, यानी लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत ही कम होती हैं और ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने योग्य बनाती है, यानी रोग रोधी जो है वो डब्ल्यूबीसी ही है, यानी ये फाइट करती हैं हमारे बाहरी वातावरण के जो भी रोग होते हैं, कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे ये लड़ती है। कौन? डब्ल्यूबीसी। तो ये लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा बहुत ही कम होती हैं। These are cells with irregular shaped nucleus. They do not contain pigment like hemoglobin, due to which they are colorless. इनका कोई रंग नहीं होता है। Their number is less than that of red blood cell. अब देखिए रक्त पट्टिकाणु यानी तीसरा C नंबर जो है हमारा वो रक्त पट्टिकाणु है। इन्हें बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। देखिए आपका यदि प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा ना, तो डॉक्टर आपको ये होता है 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है।
जैसे ही ये कम होगा आपके शरीर में कमजोरी होना शुरू हो जाएगा। आप लोग सुने होंगे डेंगू। डेंगू मच्छर जब काटता है ना तो सबसे ज़्यादा असर आपके बीपी पर पड़ता है, और इन तीनों पे से किसी पे असर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक ये तीनों पर असर हो जाता है। तो जैसे ही बीपी आपका डाउन होगा डब्ल्यूबीसी भी डाउन हो जाएगा, और डब्ल्यूबीसी डाउन होगा तो आपको सांस लेने में तकलीफें भी आने लगेगी, यानी आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो ब्लड का परिवहन स्लो हो जाएगा, ऑक्सीजन आप तक पहुंचेगा नहीं, आपका दम फूलना शुरू हो जाएगा। कोरोना आरबीसी पे अटैक करता था, उसमें दम फूलने वाली यानी वो गले को जाम कर देता था जिससे ऑक्सीजन पूर्णतः पहुंचता नहीं था, तो बीपी अपने आप लो हो जाता था, यानी ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो 1.5 लाख से कम हो जाता था, कमजोरी आ जाती थी और प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है हमेशा आपके शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख होने आवश्यक होते हैं, यदि इनसे कम हो गया तो आप रोगी हो चुके हैं। तो ये आपके रहे 3 दूसरे भाग के रक्त कोशिकाओं के पार्ट 3 भाग 3। उम्मीद है आप लोगों को रक्त और उसकी संरचना समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक बार उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का ये आपका टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए।